आज हम बात करने वाले हैं मार्क्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार की, जिसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। मार्क्स की संपूर्ण विचारधारा का केंद्रीय तत्व उसकी भौतिकवादी जो द्वंद्ववाद पर आधारित है विचारधारा, यह अवधारणा ही महत्वपूर्ण है। यह अवधारणा ही जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से जानी जाती है, यही है मार्क्सवाद को जो वैज्ञानिक समाजवाद का दर्जा प्रदान करती है। अब मार्क्स के द्वंद्व भौतिकवाद सिद्धांत को समझने से पहले ये जरूरी है कि हम द्वंद्वात्मक पद्धति को समझ लें, कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स। द्वंद्वात्मक पद्धति सत्य की खोज की एक प्रणाली है। प्राचीन यूनान में द्वंद्ववाद को सत्य की खोज की एक महत्वपूर्ण प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त थी। यह प्रणाली सत्य की खोज के लिए तीन चीजों, जिसे वाद, प्रतिवाद तथा संवाद नामक तीन पक्षों की मौजूदगी को अनिवार्य मानती है। थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, इनका रहना महत्वपूर्ण है। इसमें मार्क्स ने सृष्टि व सामाजिक विकास को स्पष्ट करने के लिए इस द्वंद्वादी पद्धति को अपनाया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में अर्थ की दृष्टि से तीन प्रमुख शब्द हैं: द्वंद्व, भौतिक तथा वाद। द्वंद्व से तात्पर्य है हमारा दो विरोधी पक्षों में संघर्ष, और यहां पर भौतिक का अर्थ है जड़ तत्व अथवा अचेतन तत्व। वाद से तात्पर्य है सिद्धांत, विचार अथवा धारणा। इस प्रकार ये तीनों तत्व जो है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में मौजूद रहते हैं। और इसके आलोक में अगर देखा जाए तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सरल अर्थ है ऐसा भौतिकवाद जो द्वंद्ववादी पद्धति को स्वीकारता है। मार्क्स के द्वंद्ववाद की जो सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इसकी दो मूल मान्यताएं हैं। सबसे पहला है सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ है। दूसरा, सृष्टि और उसमें मौजूद मानव समाज का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से होता है। ये दो मूल मान्यताएं हैं जिन पर मार्क्सवाद का पूरा सिद्धांत जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहलाता है वो आधारित है। अब बात करते हैं द्वंद्ववाद के अर्थ के बाद इसकी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताओं की। इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह इस प्रकार हैं। सबसे पहले है इसमें मूल तत्व पदार्थ होता है। मार्क्स के अनुसार संपूर्ण सृष्टि का मूल आधार अथवा मूल तत्व पदार्थ यानी जड़ तत्व है, प्रत्यय या चेतन तत्व नहीं। इस प्रकार सृष्टि की मूल प्रकारांत प्रकृति भौतिकवादी है, आध्यात्मिक नहीं। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि संपूर्ण सृष्टि एक निकाय है। यह सिद्धांत संपूर्ण सृष्टि को एक प्राणी शरीर की तरह मानता है, जिसके सब भाग यानी जो इसके अंग होते हैं वह सभी परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं। इस प्रकार किसी भी वस्तु का स्वयं में कोई स्वतंत्र व निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है। अतः अगर हम किसी वस्तु को संपूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम उस वस्तुओं के आपसी संबंध को समझें जो विभिन्न अंगों को मिलाकर के बनी है। तीसरी महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है वस्तुएं गतिमान व परिवर्तनशील हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पद्धति के अनुसार सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ जो है वो गतिशील है।
और इसलिए इसमें परिवर्तनशीलता का लक्षण भी पाया जाता है। पदार्थ से ही समस्त वस्तुएं बनी हैं, अतः वस्तुएं भी गतिमान व परिवर्तनशील होती हैं। इसके उपरांत एक और विशेषता है, वस्तुओं के परिवर्तन मार्क्स ने दो प्रकार के बताए हैं। यानी जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, पहला मात्रात्मक परिवर्तन तथा दूसरा गुणात्मक परिवर्तन। सबसे पहले बात करते हैं मात्रात्मक परिवर्तन की। किसी भी वस्तु में सबसे पहले केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन विकासवादी पद्धति से होता है। मात्रात्मक परिवर्तन द्वारा वस्तु में केवल बाह्य एवं सामान्य परिवर्तन होते हैं। दूसरा जो परिवर्तन आता है वस्तु में वह है गुणात्मक परिवर्तन। किसी भी वस्तु में एक सीमा तक मात्रात्मक परिवर्तन होने के बाद उस वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन होने लगता है। यानी एक अवस्था के बाद, मात्रात्मक परिवर्तन के बाद गुणात्मक परिवर्तन आता है। यह गुणात्मक परिवर्तन विस्फोट के रूप में होता है, अर्थात यह परिवर्तन क्रांतिकारी पद्धति से होता है। गुणात्मक परिवर्तन के कारण वस्तु के आधारभूत गुण जो उसमें पहले के होते हैं वो बदल जाते हैं। यानी पुरानी वस्तु नष्ट हो जाती है और अब हमारे सामने जो वस्तु होती है वह नए गुणों के साथ एक नई वस्तु के रूप में होती है। ये गुणात्मक परिवर्तन का महत्व है। इसके बाद अगली विशेषता है, द्वंद्ववाद द्वारा परिवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। मार्क्स की जो मान्यता है उसके अनुसार द्वंद्ववाद द्वारा ही परिवर्तन की व्याख्या संभव है। मार्क्स ने द्वंद्ववाद को भौतिकवाद के संदर्भ में अपनाया है और इसके द्वारा वस्तुओं में परिवर्तन की व्याख्या की है। यानी जो परिवर्तन वस्तुओं में आता है उसको समझने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए भौतिकवाद का सहारा लिया। वह किसी वस्तु की मूल भौतिक अवस्था को वाद कहता है। वस्तु में शाश्वत अंतर विरोध पाया जाता है जिसे प्रतिवाद कहता है। वाद एवं प्रतिवाद में निरंतर संघर्ष चलता रहता है, जिसके कारण वस्तु में पहले मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं जो एक सीमा के बाद गुणात्मक परिवर्तन में बदल जाते हैं। इस प्रकार वाद एवं प्रतिवाद के पारस्परिक संघर्ष के कारण ही वस्तु को एक नई अवस्था प्राप्त होती है, जिसे मार्क्स संवाद कहता है। वस्तु की जो संवाद अवस्था मिलती है, यानी जो नई अवस्था होती है वस्तु की, जो संवाद के रूप में हमारे सामने आती है, वही भविष्य में वस्तु में परिवर्तन के लिए एक आधार का काम करती है और इस दृष्टि से वह स्वयं वाद बन जाती है। वस्तु में इस वाद के विरुद्ध प्रतिवाद उत्पन्न होता है और पुनः वाद एवं प्रतिवाद के संघर्ष में एक नया संवाद प्राप्त होता है। इस प्रकार वस्तु में परिवर्तन का एक क्रम निरंतर चलता रहता है। यानी वाद, प्रतिवाद और संवाद, इसी के द्वारा सृष्टि का विकास होता है। और इस सिद्धांत, इस प्रकार जो मुख्य चीज सामने आती है वह है कि ये सिद्धांत बताता है कि मनुष्य व उसकी समस्त समस्याओं का संबंध केवल इह लोक से है, यानी परलोक से नहीं है। ये भी इसमें बताया गया है कि समाज की कोई अवस्था चिरस्थायी नहीं है। यानी जब वस्तु परिवर्तनशील है तो समाज भी परिवर्तनशील है। दूसरा, इसमें यह भी महत्व दिया जाता है इस पर कि सामाजिक परिवर्तन के सुनिश्चित भौतिक नियम है। यानी जो परिवर्तन आएगा वो उसका एक निर्धारित मार्ग है, उसका एक निर्धारित नियम है, जिसके बाद समाज में परिवर्तन आता है।
इस सिद्धांत के आधार पर मार्क्स भविष्य में पूंजीवाद के अंत तथा समाजवाद के आगमन की घोषणा करता है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अत्यधिक आलोचना भी की गई, जबकि अभी तक वैज्ञानिक तथा दार्शनिक इस बारे में एकमत नहीं है कि सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ है अथवा प्रत्यय यानी चेतन। दूसरा, इसकी आलोचना इसलिए भी की जाती है, मार्क्स पदार्थ में परिवर्तन का कारण पदार्थ में निहित गति को बताता है, किंतु वह यह नहीं बताता कि यह पदार्थ में जो गति स्वयं ही क्यों पैदा होती है। एक प्रमुख आलोचना यह भी है कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक विकास के बारे में दो बातों को सुनिश्चित मानता है। पहला, सामाजिक विकास की अवस्थाओं में एक पूर्ण निश्चित क्रम है। दूसरा, सामाजिक विकास के नियम पूर्ण निश्चित है। इस प्रकार देखा जाए तो मार्क्स ने सामाजिक विकास के संबंध में मानव की स्वतंत्र इच्छा का विरोध किया है। मार्क्स की यह अवधारणा एक प्रकार से ऐतिहासिक नियतिवाद को प्रस्तुत करती है। इस सिद्धांत में अनेक कमियों के बावजूद राजनीतिक चिंतन के इतिहास में इस सिद्धांत का विशेष महत्व है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत द्वारा इस तथ्य पर बल दिया कि मनुष्य की सभी समस्याएं अलौकिक हैं, समाज की कोई अवस्था चिरस्थायी नहीं है, सामाजिक परिवर्तन में भौतिक परिस्थितियों की भूमिका आधारभूत होती है। वस्तुतः इससे उसके इस सिद्धांत ने यथार्थवादी चिंतन को एक ठोस व विश्वसनीय आधार प्रदान किया है। धन्यवाद।